नमस्कार दोस्तों, न्यूज़ टाइम मॉर्निंग में आपका बहुत बहुत स्वागत है। दोस्तों, बिहार के अंदर इलेक्शन सीन अब हीटअप होता हुआ नज़र आ रहा है। एनडीए हो या इंडिया गठबंधन हो, अब जो ये टसल है ये काफ़ी अब एक नाजुक मोड़ पर आ गई है और जहां पर ऐसा लगता है कि एक अच्छी खासी फाइट होने जा रही है। और जो मोदी जी सोच रहे थे कि इतनी आसानी से मैं यहां पर विजय प्राप्त कर लूँगा, अब वो विजय श्री उनसे दूर होती हुई नज़र आ रही है। एक अरब नाटो को बनाने की बात हो रही है और इजिप्ट की लीडरशिप में बनेगा। 20,000 सैनिकों के साथ एक डिफेंसिव फोर्स बन रही है, जो ज़रूरत पड़ने पर उसकी नेवी भी होगी, एयरफोर्स भी होगी, आर्मी भी होगी, जो इसराइल का सामना कर सके। तो सबसे पहले आज बात करेंगे बिहार के अंदर इलेक्शन की। अब सितंबर आधा गुजर चुका है और थोड़े दिन बाकी हैं, तो अक्टूबर के अंदर ये इलेक्शंस अनाउंस हो जाएंगे। एनडीए और मोदी जी की ये नाक का प्रश्न बन गया है कि बिहार के अंदर अल्टीमेटली क्या होना है। राहुल गांधी ने जो हीट पैदा की हुई है बिहार के अंदर, वो एनडीए के लिए अनबेरेबल हो रही है। उसका एक बहुत बड़ा कारण है कि उनकी जो बिहार जोड़ो यात्रा थी और उसके बाद अब तेजस्वी की भी यात्रा चल रही है। एक रिफ्ट डालने की कोशिश की जा रही है बिहार में कि तेजस्वी और राहुल गांधी के बीच में कुछ ठीक नहीं है और दोनों के बीच में टसल है कि किसको कितनी सीटें मिलेंगी। और उनकी सीटों के बंटवारे को लेके गोदी मीडिया और बहुत सारे और चैनल जो हैं तरह तरह की, एक किस्म से कहा जाए तो, गलत फहमियाँ पैदा कर रहे हैं। यहाँ पर मैं एक बात बहुत क्लियर तरीके से कहना चाहूँगा कि बिहार इस समय एक बहुत बड़ा टसल ग्राउंड बन गया है। राहुल गांधी ने यात्रा के दौरान जो मखाना उत्पादक थे खास तौर से, तो उनसे काफ़ी बातचीत की, उनकी हेल्प का आश्वासन दिया था। तो मोदी जी भाग के तुरंत वहाँ पहुँच गए और मखाना बोर्ड का उन्होंने वहाँ पर गठन कर दिया कि मैं मखाना पैदा करने वाले किसानों की मदद करूँगा। तो जहाँ जहाँ राहुल गांधी जा रहे हैं, पीछे पीछे भाग कर देखा जाए तो मोदी जी जाकर उनके इम्पैक्ट को जो है न्यूट्रलाइज करने की कोशिश कर रहे हैं। लेकिन एसआईआर का जो मुद्दा है और इसके अलावा जो बाकी मुद्दे हैं, चाहे बेरोजगारी हो या जो आम कंडीशन है इस टाइम बिहार की, उसको लेकर बहुत सारी चीज़ें इस समय कुछ ऐसी घट रही हैं जहां पर एनडीए पहली बार चिंता में नजर आ रहा है। नीतीश कुमार पहली बार चिंता में नजर आ रहे हैं। दूसरी बात, वहां पर हिंसा की घटनाएं, हत्याएं जो हैं वो बढ़ती चली जा रही है। हत्या और साथ में अपहरण या साथ में बलात्कार, इन घटनाओं में एक आश्तीत वृद्धि हुई है। लेकिन नीतीश बाबू अभी इतने चिंतित नजर नहीं आते हैं। उनको लगता है कि कहीं ना कहीं ये एक पॉसिबिलिटी है कि लोग फिर से मुड़कर उनके पास सुशासन बाबू के रूप में आएंगे। लेकिन 20 साल तक वहाँ पर राज करने के बाद मुझे तो समझ नहीं आया कि नीतीश कुमार ने अल्टीमेटली बिहार में किया क्या है। आज भी बिहार भारत के बॉटम पर है। जो स्टेट का जो जीडीपी होता है वहाँ पर बॉटम में है। और आज भी एक किस्म से कहा जाए तो खैरात के ऊपर जिंदा है। उसके पास अपने रिसोर्सेज तो है नहीं, तो खैरात पर जिंदा रहने वाला राज्य, हमेशा उसका हाथ ऐसे ही रहता है कटोरा लेके कि मुझे पैसे दो, मुझे पैसे दो। लेकिन कोई तो उनको पैसे दे रहा है ना, अल्टीमेटली कोई तो कमा रहा है जिसके पैसे उसके पास जाते हैं। फाइनेंस कमीशन भी बैठा हुआ है, वो ये देख रहा है कि ये गरीब है तो उसको और पैसे दिए जाए। लेकिन कब तक पैसे देते रहोगे? 75 साल से 78 साल से पैसे दे रहे हो ना उसको। और देते देते अब शायद हो सकता है फाइनेंस कमीशन भी कहेगा भाई कभी तो अपने पैरों पे खड़े हो जाओ। अब आप सिर्फ ये कहने से कि मेरी जो लेबर है वहाँ पर बाहर जाती है, काम करती है, तो इससे काम नहीं चलेगा। कल को लोग कहेंगे आपकी लेबर हमको नहीं चाहिए, क्योंकि अब हम अगर एम्प्लॉयमेंट पैदा करेंगे तो तुम्हारे लिए पैदा नहीं करेंगे, हम अपने लिए पैदा करेंगे। ये भी एक रीज़न है बहुत सारा कि बहुत सारे स्टेट्स चाहते हैं कि अगर वो एम्प्लॉयमेंट पैदा कर रहे हैं तो एम्प्लॉयमेंट बाहर के जो स्टेट के लोग हैं वो ना लें। तो बिहार की एक समस्या नहीं है, क्योंकि जो भी वहाँ पर जो यंग जनरेशन आती है वो बाहर जाती है और दूसरों के जॉब्स वो ऑक्यूपाई कर लेती है। तो कहीं ना कहीं दूसरों के जॉब्स जो लेते हैं तो वहाँ भी हार्ट बर्न्स होते हैं। और इसलिए ये जो लोकल इमिग्रेशन है, इसके अगेंस्ट भी एक किस्म की कई बार बहुत सारे राज्यों के अंदर बहुत सारे तनाव की स्थितियाँ भी पैदा हो जाती हैं। पर कहीं ना कहीं मुझे ऐसा लगता है कि जो बिहार में इस बार जो इलेक्शन होगा, जहाँ पर जो इंडिया गठबंधन है, तेजस्वी लेफ्ट फ्रंट और राहुल गांधी कांग्रेस का, ये एक अच्छा गठबंधन है। और पहली बार कई वर्षों के बाद एक बड़ी चुनौती देता हुआ ये राहुल और तेजस्वी की जोड़ी नज़र आ रही है। और अगर सब कुछ ठीक चला तो
तेजस्वी ही अगले नए चीफ मिनिस्टर होंगे। हालांकि राहुल ने इस बात को डिक्लेयर नहीं किया है, पर राहुल से पूछा भी जा रहा है कई बार, लेकिन राहुल ने ये प्रश्न, मुझे लगता है कि अभी इसको लाजमी तौर पर आंसर करने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि दे विल क्रॉस द ब्रिज व्हेन इट कम्स। अभी तो वहाँ पहुँचे नहीं, जब वहाँ पहुँचेंगे तभी होगा ना। तो उलझाने के लिए, असमंजस की स्थितियाँ पैदा करने से तो कुछ होने वाला है नहीं। दूसरा, एक अरब नेटो बनाने की बात हो रही है, और अरब नेटो जो है वो अपने आप में इजिप्ट के अंदर बन सकता है, और वहाँ पर करीब करीब अप्रॉक्सीमेटली 20,000 की फोर्सेस स्टार्टिंग पॉइंट हो सकती हैं। इसमें नेवी भी होगी, एयरफोर्स का भी पार्ट होगा, आर्मी का भी पार्ट होगा। ये एक किस्म की डिफेंसिव फोर्स हो सकती है, और ये इसका पर्पस सारा ये है कि अगर ज़रूरत पड़े तो इज़राइल को उसी की भाषा में, आर्म फोर्सेस की भाषा में जवाब दिया जा सके। अपने आप में महत्वपूर्ण कदम है, और इसका फाइनेंस भी होगा, जो सारे के सारे जो गल्फ नेशंस हैं वो मिलकर करेंगे। अभी तो कहना मुश्किल है कि क्या होगा, लेकिन एक जो आइडिया आया है, वो आइडिया धीरे धीरे शेपअप कर रहा है। उसका एक बहुत बड़ा रीज़न ये है कि कहीं ना कहीं अब अरब देशों को महसूस हो गया कि आप अमेरिका जैसे दोगले इंसान के ऊपर आप बिलीव नहीं कर सकते हो, क्योंकि अमेरिका जो कहता है और अमेरिका जो करता है, दोनों में बहुत फ़र्क है। कतर में उनके अपने पैट्रियट सिस्टम थे, उनके एयर बेसिस थे, लेकिन इजराइल के प्लेन को उन्होंने नहीं गिराया वहाँ पर, और उनके ना गिराने के कारण हमें ये महसूस हुआ, और जो सऊदी अरब को, यूएई को, सबको महसूस हुआ कि अमेरिका उनकी मदद नहीं करेगा अगर उनके ऊपर अटैक हो गया तो, और अगर इजराइल है तो फिर तो और मुश्किल है। तो ये सब चीज़ें जो है निकल कर आ रही हैं। दूसरा, इंडिया और अमेरिका की जो डील है धीरे धीरे आगे बढ़ रही है, लेकिन अभी इसमें कुछ भी होने के, मैंने पहले कहा था कि कोई चांसेस मुझे नज़र नहीं आते। ब्रैंडन लिंच भारत आए, और उनकी एक दिन की यहाँ पर एक मीटिंग थी। वहाँ पर खासतौर से इंडिया की ओर से राजेश अग्रवाल थे, जो स्पेशल सेक्रेटरी हैं। मैं ये भी समझ के चलता हूँ कि ब्रैंडन लिंच जो है, बेसिकली वो एग्रीकल्चर प्रोड्यूस के अंदर जो उनका नेगोशिएशन की स्किल्स है वो अद्भुत है, बहुत अद्भुत है, और वो कई देशों के साथ ये डील पहले कर चुके हैं और कामयाब भी हो चुके हैं। तो ट्रम्प साहब ने उनको चुना और भारत भेजा कि आप जाइए और वहाँ जाकर इस बारे में बात कीजिएगा। तो कहीं ना कहीं मुझे ये इस बात का अब एहसास होना शुरू हो गया कि बात थोड़ी सी आगे बढ़ी है, लेकिन हमारे एक्सपोर्ट तो सारे रुक चुके हैं। इसमें डायमंड वर्कर्स जो हैं करीब करीब 25-30 लाख है, उनका काम ख़त्म हो चुका है। टेक्सटाइल वालों का काम ख़त्म हो गया, गारमेंट वालों का काम ख़त्म हो गया, कारपेट और लेदर वालों का पूरा काम ख़त्म हो गया। श्रिम्प झींगा यानी कि उनका 30 लाख लोग हैं, उनका काम ख़त्म हो गया। और नायडू साहब ने तो चिट्ठी भी लिखी है 3-3 मंत्रालयों को कि मेरा 25,000 करोड़ का नुकसान हुआ, मेरी भरपाई करो ताकि मैं उनको पैसे दे सकूं। उनकी ब्लैक दिवाली बिल्कुल सामने खड़ी हुई है। इसके अलावा मशीनरीज हैं, एग्रीकल्चर मशीनरीज हैं, केमिकल्स में जो लोग काम करते हैं, तो सारा एक्सपोर्ट तो रुक चुका है, करीब करीब $60 बिलियन का। जब रुक चुका है तो उनकी उनकी कद्र कौन करेगा? और जो 10 करोड़ लोग हैं जिनकी रोजी रोटी छिन चुकी है, उनके लिए तो ये काली दिवाली है ना पूरी की पूरी। तो उस काली दिवाली को कौन रोकेगा? तो इसी के साथ प्रोग्राम की समाप्ति करते हैं, और उम्मीद करते हैं कि आपको ये पसंद आ रहे हैं। आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा अगर अभी तक नहीं किया है तो, और साथ में हो सके तो छोटी छोटी आर्थिक मदद भी आप कर सकते हैं। नीचे हमने आपके लिए यूपीआई नंबर और बैंक अकाउंट नंबर दोनों दिए हैं। किसी एक को चुनकर छोटी सी मदद करेंगे तो अच्छी पत्रकारिता को बचाने में आप हमारे सहयोगी भी बनेंगे। धन्यवाद आप सबका।